13 जून 2025 को इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों और शीर्ष सैन्य कमांडरों पर भीषण हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने इजरायली शहरों पर भारी बमबारी की, जिसे अंततः अमेरिकी हस्तक्षेप और ईरान के परमाणु साइट्स पर बम गिराने के बाद युद्ध विराम के जरिए रोका गया। हालांकि शांति अधिक समय तक नहीं टिकी। ठीक 8 महीने बाद 28 फरवरी 2026 को इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर फिर से हमला बोल दिया। इजरायल ने इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन रोइंग लायन जुड़ाया और अमेरिका ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है। इसके विपरीत ईरान ने अपनी जवाबी अभियान को फतह खैबर के नाम देकर जंग का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे 5 बड़ी वजह है। 1, परमाणु कार्यक्रम का खतरा। इजरायल के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व से जुड़ा संकट है। इजरायल को डर है कि परमाणु संपन्न ईरान उसके विनाश की धमकियों की हकीकत में बदल सकता है, जबकि ईरान स्पष्ट रूप से इजरायल के अस्तित्व को मिटाने की बात करता है। नंबर 2, हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन। ईरान द्वारा हमास, गाजा और हिजबुल्लाह लेबनान जैसे संगठनों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग दी जाती है, जहां ईरान इन्हें प्रतिरोध की ताकत मानता है। वहीं इजरायल इन्हें ईरानी प्रॉक्सी और अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा आतंकी खतरा मानता है। नंबर 3, क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई। दोनों देश मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। सीरिया, लेबनान और इराक जैसे देशों में ईरान की बढ़ती सैन्य मौजूदगी से इजरायल सशंकित है। उसे डर है कि ईरान उसकी सीमाओं के पास सैन्य अड्डे बना रहा है, जिसके कारण वो अक्सर सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमला करता है। नंबर 4, धार्मिक और वैचारिक टकराव। यह संघर्ष शिया इस्लामी सिद्धांतों द्वारा शासित ईरान और यहूदी राज्य इजरायल के बीच गहरे वैचारिक विभाजन का भी परिणाम है। ईरान इजरायल को एक अवैध राष्ट्र मानता है, जिससे दोनों के बीच किसी भी कूटनीतिक समाधान की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। नंबर 5, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी 3 बातें बताना चाहूँगा। पहला, जेरूसलम का धार्मिक विवाद। जेरूसलम 3 धर्मों इस्लाम, यहूदी और ईसाई के लिए अत्यंत पवित्र है। यहाँ मुस्लिमों की अल अक्सा मस्जिद और यहूदियों का पवित्र प्रार्थना स्थल एक ही परिसर में है। ईसाइयों के लिए भी यह ईसा मसीह से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थल पर अधिकार को लेकर मध्यकाल से ही तीनों धर्मों के बीच युद्ध और विवाद चलता रहा है। दूसरा, इजरायल की स्थापना और नकबा। 1948 में फिलिस्तीनी का विभाजन कर इजरायल देश बनाया गया। इसके कारण लगभग 7 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इस सामूहिक विस्थापन की फिलिस्तीनी नकबा महाविनाश कहते हैं। 15 मई का दिन आज भी मुस्लिम जगत में इस दुखद घटना की याद में मनाया जाता है। तीसरा, मान्यता का अभाव और ईरानी क्रांति। शुरुआत में अधिकांश मुस्लिम देशों ने इजरायल को मान्यता नहीं दी। 1989 की ईरानी क्रांति ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। क्रांति से पहले ईरान और इजरायल सहयोगी थे, लेकिन ईरान के इस्लामी गणराज्य बनने के बाद वो इजरायल का कट्टर दुश्मन बन गया। इस बदलाव ने दोनों देशों के बीच ऐसी खाई पैदा की जो आज के युद्ध का मुख्य कारण है। पर अक्सर कहा जाता है कि इजरायल नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका उसे पूरा समर्थन देता है। क्या है इसके पीछे की वजह? पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच अक्सर एक सवाल उठता है कि अमेरिका इजरायल को इतना ज़्यादा समर्थन क्यों दे रहा है, जबकि वो तो नाटो का सदस्य भी नहीं है। इसका जवाब रणनीतिक हित, सैन्य सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और ऐतिहासिक संबंधों के मेल में छिपा है। अमेरिका इजरायल को मध्य पूर्व में अपना सबसे भरोसेमंद साझेदार मानता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अक्सर अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। शक्ति संतुलन बनाए रखने में और खास तौर से ईरान जैसे विरोधियों का मुकाबला करने में इजरायल एक बड़ी भूमिका निभाता है। कई अमेरिकी नीति निर्माता इजरायल को कभी न डूबने वाला विमान वाहक पोत कहते हैं। यह एक ऐसा रणनीतिक ठिकाना है जिसकी मदद से अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी बड़ी संख्या में सेना तैनात किए बिना ही अपना प्रभाव जमा पाता है। सैन्य सहायता, जिससे दोनों पक्षों को फायदा होता है। इजरायल को मिलने वाली अमेरिकी सहायता का एक बड़ा हिस्सा
सैन्य सहायता के रूप में आता है। लेकिन इस सहायता की रूपरेखा कुछ इस तरह से तैयार की गई है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचता है। इजराइल के लिए यह जरूरी होता है कि वो इस सहायता का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी रक्षा कंपनियों से साजो सामान खरीदने पर ही खर्च करे। इसका मतलब यह है कि यह पैसा अक्सर घूम फिर कर वापस अमेरिका में ही पहुंच जाता है। इससे वहां रोजगार, रक्षा उद्योग और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलता है। एडवांस टेक्नोलॉजी का परीक्षण। इजराइल का सुरक्षा वातावरण उसे एडवांस सैन्य प्रणालियों के लिए प्रशिक्षण के लिए एक अनोखी जगह बनाता है। मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसी तकनीकों को अक्सर संयुक्त रूप से विकसित किया जाता है और फिर असली युद्ध की स्थितियों में उन्हें टेस्ट किया जाता है। इससे दोनों देशों को सही आंकड़ा मिलता है और उन रक्षा प्रणालियों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है जिनका इस्तेमाल बाद में किसी दूसरे स्थान पर भी किया जा सकता है। मजबूत खुफिया और सुरक्षा सहयोग। अमेरिका इजराइल संबंधों का सबसे अहम पहलू खुफिया जानकारी को साझा करना है। इजराइल की मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी आतंकवाद और क्षेत्रीय संघर्षों से जुड़े खतरों पर नजर रखने के लिए अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। इस सहयोग की मदद से अमेरिका उन खतरों से निपट पाता है जिनकी जड़ उसके अपने देश की सीमा से कहीं दूर तक फैली हो सकती है। ऐतिहासिक और राजनीतिक संबंध। दोनों देशों के बीच के संबंधों को ऐतिहासिक और राजनीतिक वजह भी आकार देती है। दोनों ही देश से खुद को लोकतांत्रिक मूल्य और रणनीतिक दृष्टिकोण के मामले में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं। अमेरिका के अंदर इजराइल को दोनों प्रमुख राजनीतिक दल का मजबूत समर्थन प्राप्त है। असरदार राजनीतिक समूहों और समुदायों ने लगातार दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध का समर्थन किया है। इजराइल एक करीबी सहयोगी। हालांकि इजराइल नाटो का सदस्य नहीं है और नाटो की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद भी प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के तौर पर इसकी पहचान इस बात को पक्का करती है कि इसे करीबी सैन्य साझेदारी के कई फायदे मिलते हैं। इसमें आधुनिक हथियार प्रणालियों तक पहुंच, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर सहयोग शामिल है। यही असली फैक्ट है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध की।